सबको नमस्कार। आज नाहिब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परियोजना, जिसका संचालन आईसीआर द्वारा पूरे देश भर में किया गया, उसके अंतर्गत आयोजित प्लेसमेंट फेयर रोजगार मेले के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे आज के कई हमारे सम्मानित साथी मंच पर हैं। डीन एंड फैकल्टी चेयरमैन डॉक्टर बीएल जाट साहब, डायरेक्टर एचआरडी डॉक्टर एमएल जाखड़, पीआई नाहिब also, he is also looking after the नाहिब project. Then रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोलर साहब, डीएसडब्ल्यू और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गोधिका, तो साथ साथ इस अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे साथी या सेकंड रो में जो हमारे डीन, डायरेक्टर्स, फैकल्टी के मेंबर्स और बाहर से आए हुए दूसरे विश्वविद्यालयों से, कंपनियों से आए हुए प्रतिनिधिगण और हमारे खुद की यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस से आए हुए बहुत ही होनहार छात्र एवं छात्राएं और इस कैंपस के भी जितने भी छात्र, चाहे यूजी के हों, चाहे पीजी के हों, पीएचडी के छात्र हों, और प्रेस और मीडिया के हमारे साथी, सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से जितने भी बाहर के लोग जो अलग अलग कंपनियों से इस प्लेसमेंट फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही दो दूसरे गेस्ट हमारे पास आए हैं यूनिवर्सिटीज से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, और प्रेस और मीडिया के हमारे साथी, उनका भी मैं व्यक्तिगत रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जहां तक इस प्रकार के इस कार्यक्रम की बात है, हमारे डीन एंड फैकल्टी चेयरमैन डॉक्टर बीएल जाट साहब ने उसके बारे में बताया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर एमएल जाखड़, जो कि इस परियोजना के पीआई हैं, उन्होंने भी विस्तार से बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत क्या काम, जब से इस परियोजना का आवंटन इस कृषि विश्वविद्यालय एसकेएनयू जॉबनेर को हुआ, उसके बाद क्या क्या गतिविधियां, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उन पर विस्तार से चर्चा की। जहां तक रोजगार की बात है, निश्चित तौर पे कृषि शिक्षा करने के बाद, चाहे वो हमारे छात्र स्नातक हों, ग्रेजुएट हों, या पोस्ट ग्रेजुएट हों, या जिन्होंने डॉक्टरेट की है, हर लेवल पे हमारे देश में रोजगार उपलब्ध है। पास्ट में भी थे और भविष्य में भी कृषि शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को मैं बताना चाहूंगा कि रोजगारों की कमी नहीं रहेगी अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, और स्किल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसी नाहिब के तहत एक बड़ा कार्यक्रम, शायद वो 2 या 3 महीने तक चला, अलग अलग लेवल पे बीएससी एजी से लेके एमएससी पीएचडी के छात्रों को भी हमने उसमें सम्मिलित किया, और 2 हमारे जो परिसर हैं, जॉबनेर और लालसोट, उनके अंतर्गत इसका आयोजन किया कि कैसे हम हमारे बच्चों की, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर बच्चे ग्रामीण प्रवेश से आते हैं,
ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनमें एक कहीं ना कहीं हेजिटेशन, एक कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस, इन चीजों की अक्सर कमी देखने को मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक टॉप की कंपनी को, मैकमिलन को हमने हायर किया और लार्ज स्केल पे कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चलाए और उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर देखने को मिला। मैं व्यक्तिगत रूप से शायद जब भी मैं कैंपस में यहां होता था, निश्चित तौर पे सवेरे और शाम जरूर विजिट करता था और कुछ टाइम क्लास में भी देता था, 10-15 मिनट, आधा घंटा, ताकि पता लगे किस तरीके से हमारे बच्चे, हमारे छात्र उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। और क्योंकि ये देखने को मिलता है कि हमारे बच्चों में स्किल्स तो है, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज इन एग्रीकल्चर, लेकिन ये 2-3 चीजें जो मैंने बताई, एक तो हेजिटेशन, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और एक कम्युनिकेशन, इन 3 चीजों को अगर हम बदल दें तो निश्चित तौर पे हमारे बच्चे सब्जेक्ट मैटर में कहीं कमजोर नहीं है और वो कहीं भी, किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में कंपीट कर सकते हैं, उनमें क्षमता है। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम जो बाकी डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर एमएल जाखड़ साहब ने, ठीक है कि प्रोजेक्ट जब अलॉट हुआ, बहुत ही गहन महामारी का दौर था और उसमें बहुत ज्यादा गतिविधियां कोरोना के कारण, महामारी के दौरान हम नहीं कर पाए, लेकिन पिछले 1 साल में शायद जितनी गतिविधियां, जितने कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं इस कैंपस में, सब बच्चों को पता है और शायद ही कोई हफ्ता बीतता होगा जिस दिन कोई कार्यक्रम हम आयोजित नहीं करते। कई बार तो सप्ताह में 2-2 कार्यक्रम भी हम आयोजित करते हैं। और जैसा डॉक्टर एमएल जाखड़, पीआई नायब, डायरेक्टर एचआरडी ने बताया, इंटरनेशनल एक्सपोजर विजिट्स 4 बैचेज में, एक बैच वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया 2 महीने के लिए और 3 बैच अलग अलग टाइम पीरियड के लिए एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंकॉक। 15 से अधिक हमारे फैकल्टी के लोग, चाहे मैक्सिको समिट की बात हो, चाहे इंग्लैंड की बात हो, चाहे वो साउथ कोरिया की बात हो, जापान की बात हो, एआईटी बैंकॉक में भी, इटली, फिनलैंड, काफी सारे कंट्रीज में, डाइवर्स इंस्टीट्यूशंस में हमने हमारी फैकल्टी को भेजा कि वो जाके देखें कि आज विश्व में जो अनुसंधान या जो शिक्षा का स्तर है वो कहां पहुंच चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े एक्सपोजर विजिट्स अलग अलग रीजन्स में, डॉक्टर जाखड़ ने बताया 4-5 स्टेट्स को हमने कवर किया और लार्ज स्केल पे बच्चे हमने जॉबनेर से हर क्लास के बच्चों को, लाल सोट से हमने बच्चों को भेजा। इसके अतिरिक्त नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण, सीएफटीआरआई मैसूर, सीरी पिलानी और कई इंस्टीट्यूशंस में हमने हमारे बच्चों का प्रशिक्षण भी करवाया। इसके अतिरिक्त हमारे खुद के कैंपस में हमने कई महत्वपूर्ण प्रोग्राम, ट्रेनिंग के 1 मंथ, 3 वीक्स, 1 वीक, इस तरीके के प्रोग्राम, सीड प्रोडक्शन, प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन, हनी बीज एंड पॉलिनेटर्स और अलग अलग विषयों पर बहुत सारे प्रोग्राम पिछले 1 साल में आयोजित किए लगातार, ताकि हमारे बच्चे, हम ये मान के चल रहे थे कि भाई हो सकता है
हुआ भी है ऐसा कि कोरोना पीरियड में बच्चों में जितना उनको नॉलेज मिलनी चाहिए थी उसमें कोई न कोई कमी रही, तो वो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दौरान वो बच्चे एक्वायर कर पाए, हासिल कर पाए। और वो देखने को भी मिला, जो लास्ट बैच बीएससी एजी 4th ईयर का निकल के गया, जब मैं आया इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया अक्टूबर में लास्ट ईयर, उसके स्तर में और जब वो छोड़ के गए, उन दोनों में अगर अंतर निकालें तो बहुत भारी अंतर मैं कहूंगा। वो बच्चे जो गए उनमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन डिफरेंट एक्टिविटीज में, उसमें बहुत अंतर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के ऊपर जरूर महामारी का असर रहा शिक्षा ग्रहण करने में, उसकी कमी हम लोगों ने पूरी की। और इस साल भी जो बच्चे हमारे अभी 4th ईयर में हैं, उन बच्चों में भी बिल्कुल हूबहू वही चीज, ये बिल्कुल क्रिटिकल जो अभी 4th ईयर में है, ये उस क्रिटिकल पीरियड से गुजर के आए हैं महामारी के से। तो निश्चित तौर पे इनके अंदर भी बहुत बड़ा अंतर मेरे को देखने को मिल रहा है। इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज, प्रेजेंटेशंस। और जब हमने इन बच्चों को भेजा बाहर और वापस आए, तो देखिए कि कितना बदलाव बच्चों में आता है एक्सपोजर से। जब हमने बच्चों को कहा, हम लोग आईसीआर में करते थे ऐसा, जब हम किसी इंटरनेशनल ट्रेनिंग में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार, सिंपोजियम में पार्टिसिपेट करके आते थे, तो आईसीआर में मैंडेटरी होता था कि आपको एक तो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, आप क्या करके आए वहां, क्या आपने सीखा, और दूसरा एक प्रेजेंटेशन आपको डिपार्टमेंट में फैकल्टी के सामने करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव लर्न व्हाइल यू पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम। तो वो चीज हमने इन बच्चों को कहा, क्या ऐसा आप कर सकते हो? तो सारे बैच के बच्चे, लास्ट ईयर के भी, इस साल के भी, और ये नहीं कि हमने 4th ईयर के बच्चों से करा, जो बच्चे अभी 2nd ईयर के 3rd ईयर में आए हैं उनसे भी करवाया, और हमारे सारे एमएससी पीएचडी के बच्चों को भी बिठाया उस प्रेजेंटेशन में कि आप लोग क्या सीख के आए बाहर। और उन बच्चों ने खुद अपने प्रेजेंटेशन पीपीटीज बनाई, और वो सीनियर बच्चों के सामने या अपने साथियों के साथ जब प्रेजेंट किया, तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता। ये दिखाता है आपने कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अर्जित किया है। और मैं खुद उसमें प्रेजेंटेशन में जितने भी बच्चों ने किया, सब में व्यक्तिगत रूप से मौजूद था, सारे उसमें। सो दैट शोज द स्पिरिट एंड चेंज इन द कॉन्फिडेंस। और बच्चों में कोई हेजिटेशन नहीं था। तो ये हमने एक परिवर्तन करने का प्रयास किया, अलग अलग प्रोग्राम्स आयोजित करके। इस परियोजना के अंतर्गत डॉक्टर जाखड़ ने बताया, इतने ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कराए एक साल में, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं कराए होंगे। और एक महीने, एक वीक, सब सारे के सारे प्रोग्राम यहां पे भी और लाल सोट में भी, और प्रयास और बच्चों को भी जोड़ने का किया। अगर बाहर के बच्चे जो अभी हमारे कॉलेज एक्रेडिटेड नहीं है, उनको भी हमने जोड़ने का काम किया। इसके अतिरिक्त अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो निश्चित तौर पे काफी चीजें, जैसे स्मार्ट क्लासरूम 12 का नंबर बताया डॉक्टर साहब ने, लाल सोट में भी हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल, सोलर सिस्टम शायद 120 किलोवाट का, 375 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। इसके अतिरिक्त पॉन्ड्स, प्लेग्राउंड्स, वाईफाई, सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उनका भी इसी परियोजना में विकास हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये रही, दुर्भाग्य की बात ये रही कि जो पीरियड था वो महामारी का पीरियड में 2 साल निकल गए, और जो कुछ हो पाया बड़े पैमाने पर पिछले 1 साल में हम लोगों ने किया। तो फिर भी हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। अभी हमने अपने तरीके से प्रयास किया, और अब ये परियोजना 31 दिसंबर को
राष्ट्र भर में बंद होने जा रही है। और ऐसी परियोजनाएं आती रहती हैं, आगे भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि बंद हो गई। सरकार, केंद्र सरकार और भी सोच रही है इसके इंपैक्ट को देखते हुए और उस चीज को ध्यान में रखते हुए। अगर भाई ये परियोजना गलती से ऐसे दौर में शुरू हुई जब ज्यादा 2 साल तक कार्यक्रम नहीं हो पाए, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मैं बच्चों को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। हमारे देश की कृषि की एक इतिहास रहा है। कृषि में पहले भी बहुत रोजगार थे, आज भी बहुत रोजगार है और भविष्य में भी बहुत रोजगार रहेंगे। और पास्ट में हो सकता है इतनी चीजें ना रही हो, लेकिन अब जो जितना रोजगार प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलाएं तो बहुत बड़ा नंबर वो बनता है। और भविष्य में अगर मैं कहूं, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रोजगार देने में सक्षम होंगी। एक तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जो भविष्य में इस देश में बड़े पैमाने पर विकसित होने की गुंजाइश है और केंद्र सरकार अब उस पर मेजर एम्फेसिस दे रही है। क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ी हमारी कमजोर कड़ी रही है एग्रीकल्चर में, वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन पर रही है। और अब केंद्र सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर लगी हुई है। तो लार्ज स्केल में जब हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो निश्चित तौर पे उसमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये एक तो बात है। दूसरा, प्लांटिंग मटेरियल एंड सीड प्रोडक्शन। अब इसी साल केंद्र सरकार ने जो एनुअल बजट है, केंद्रीय माननीय वित्त मंत्री जी ने 2200 करोड़ रुपए का अलोकेशन एनुअल बजट में किया है। और स्कीम का नाम है क्लीन प्लांट। और उसमें 1100 करोड़ रुपए हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मदद दी है। 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उसमें शेयर किया है। और यह बड़ी परियोजना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब देश में हमें पता है कि भाई खाद्यान्न एक तरफ है, हॉर्टिकल्चर दूसरी तरफ है। और जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर का, बागवानी का विकास हुआ है और जिस तरीके से बागवानी का उत्पादन लगातार 7 साल से खाद्यान्नों के उत्पादन को पीछे छोड़ते हुए निरंतरता से आगे बना हुआ है। आज 330 टन फूड ग्रेन्स है, जबकि हॉर्टिकल्चर 351 मिलियन मीट्रिक टन पे है। और बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप हॉर्टिकल्चर के द्वारा एक्सपोर्ट में कोविड पीरियड के बाद आया है। अब ये नहीं पता क्यों आया, हो सकता है बाहर के लोगों को ये लगा हो कि इंडियन मसाले या औषधि खाने से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये कारण हो सकता है। लेकिन जो जंप आया है हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट में, उसको देखते हुए और वेस्टलैंड्स को, क्योंकि देश में घटती हुई जमीन, एग्रीकल्चर लैंड, कल्टीवेटेड लैंड, लेकिन हॉर्टिकल्चर की वेस्टलैंड डेवलपमेंट की संभावनाओं को देखते हुए कि जो ये हमारे देश में जितनी भी वेस्ट, इरोडेड, डिग्रेडेड लैंड्स हैं, जिनका बहुत बड़ा एक नंबर है, 100 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा, उनका अगर कोई विकास हो सकता है तो वो हॉर्टिकल्चर इंटरवेंशन से हो सकता है। एग्रीकल्चर इंटरवेंशन वहां पर नहीं हो सकते। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लॉन्च की है। और ये सारे यूथ्स का इसमें लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन अपेक्षित है, संभव है। जिस तरीके की स्कीम अब बन रही है, अगर भाई हम यूथ्स को, ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, ये नहीं कि भाई रोजगार, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और उसका बेसिक पर्पज एक ही है कि हिंदुस्तान में हॉर्टिकल्चर में लार्ज स्केल पे डिजीज फ्री, वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल कराना, ये उसका मेजर फोकस है। तो उसमें बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी और युवाओं को उसमें बड़े पैमाने पर भागीदारी का मौका मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो मिलेगा, दूसरों को रोजगार देने में भी मिलेगा।
और इसकी अभी पूरी एक खाका तैयार हो रहा है कि किस तरीके से इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे आगे। इसी तरीके से अगर सीड प्रोडक्शन की और सीड कंपनीज की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को भारत को चीन से कंपेयर करते हैं तो हमारे यहां ठीक है कंपनियां 400-500 है, मल्टीनेशनल है, बड़ी कंपनियां भी 100 के लगभग नंबर होगा, छोटी कंपनियां भी हैं, लेकिन जितना बड़ा नेटवर्क सीड कंपनीज का चाइना के अंदर है, अगर आप एक गांव में जाओगे तो सीड कंपनी मिल जाएगी। हिंदुस्तान में शायद ऐसा नहीं है। और जितनी बड़ी एग्रीकल्चर हमारे देश में एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें भी सीड के ऊपर बहुत आगे भविष्य में जोर देना पड़ेगा और केंद्र सरकार उसी के मुताबिक उसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे योजनाएं बना रही है कि सीड और प्लांटिंग मटेरियल दो को मजबूत करना पड़ेगा। तो दो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य के लिए, रोजगार के लिए। एक फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन जिसमें बहुत रोजगार आगे होंगे भविष्य में, और दूसरा जो है ना प्लांटिंग मटेरियल और सीड, ये सेक्टर। क्योंकि अभी वर्तमान में सीड के मामले में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। हाई क्वालिटी लो वॉल्यूम, हाई वैल्यू लो वॉल्यूम क्रॉप्स में बहुत बड़ा सीड अभी भी हम विदेश से मंगाते हैं, चाहे वेजिटेबल्स की बात हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल बल्बस ऑर्नामेंटल्स की बात हो, चाहे दूसरे सेक्टर्स की बात हो। तो उसकी आपूर्ति करने के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए यह आवश्यक है कि हमें अपने आप अपने देश में बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और तो बाकी जो चीजें चल रही हैं, आपका पेस्टिसाइड कंपनी है, केमिकल्स की कंपनियां हैं, कॉरपोरेशंस हैं, सीड कंपनीज हैं, ऑर्गेनिक को लेकर बहुत चीजें आगे आ रही हैं, बॉटनिकल्स बना रहे हैं, और जो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी रोजगार दे रहे हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, और यहां तक कि हमारे बच्चों को आजकल, पहले नहीं था, पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब एग्रीकल्चर का स्कोप उसमें भी है। पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कितनी है, चाहे एनएससी हो, सीड स्टेट्स के सीड कॉर्पोरेशन हो, सर्टिफिकेशन एजेंसीज हो, लार्ज स्केल पे हिंदुस्तान में शायद जितना गुंजाइश है रोजगार की एग्रीकल्चर में, और ये भविष्य में भी बनी रहेगी। इसलिए क्योंकि हमारी कृषि जो है, मजबूत कृषि आवश्यकता है भविष्य के लिए भी। वर्तमान में ठीक है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस देश में विकास होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया, हमारे साथियों ने, लगभग 25 के लगभग नंबर है जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं आज इस आयोजन में। तो हमारे छात्र जाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, अपना सीवी देंगे और अपने आप को प्रेजेंट करेंगे उनके सामने। लेकिन मैं रिपीटेडली इसी बात को कह रहा हूं हमारे छात्रों को, और लगातार कहता रहता हूं, भाई पहले ये होता था कि प्लेसमेंट में यूनिवर्सिटी के नाम के बेसिस पे कंपनी जाती थी, तो वो चीज को हमें वापस रिवाइव करना पड़ेगा। जॉबनेर के लिए उसको वापस मजबूत करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से हमने पूरे ढांचे को दुरुस्त किया है, शायद उसकी पूरी संभावनाएं हैं, और देश की नामी ग्रामी कंपनियां भविष्य में, ये एक प्रयास था, ये नहीं कि हम इसको बंद कर देंगे। वार्षिक तौर पर हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे। अभी तो ठीक है नायब में हो रहा है, बिना नायब के भी हम कर सकते हैं, पर इससे क्या है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जो रोजगार मिलेंगे वो तो ठीक है, पर बाहर जाके अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना वो भी सीखने को मिलता है बच्चों को। तो मैं पुनः पूरी टीम को, डॉक्टर गोदिका जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया, और डीन साहब को
डायरेक्टर एचआरडी पीआई नायब को और पूरी टीम को इनको बधाई देता हूं इतने शानदार आयोजन के लिए, और जिसमें हमारे खुद के सारे बच्चे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ साथ जितने भी लोग बाहर से आए हैं, कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए। सर्दी के मौसम में थोड़ा सा रास्ता भी खराब है क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कई जगह चल रहा है, तो आजकल जॉब ले रहना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे छात्र भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज से यहाँ आए हैं सर्दी होने के बावजूद, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं सारे छात्रों का। और ये अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे, और ये मान कर चलता हूं कि हमारे छात्र जीवन के हर क्षेत्र में खरे उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।